ओके। सो कल की क्लास में हमने कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो कि उसी बेस्ड थ्योरम है, एंड जो डेल्टा मेथड है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने। तो मेनली कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम और डेल्टा मेथड, ये डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, और साथ में इस पे बेस्ड जो थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ये कहता है कि पहले तो हम, अच्छा अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉपर्टीज हमने नहीं लिखे थे, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिख दूं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया, जैसे पहला है कि लाइक ऐसा है कि सपोज एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, मतलब एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट कन्वर्जेस in distribution to a random variable x, then xn plus k will converge in distribution to x plus k। ठीक है, सो ये थ्योरम है जहां पे k कोई कांस्टेंट है ना, वेयर k इज सम कांस्टेंट। सिमिलरली कि इफ xn converges in distribution to x, then k time xn will converge in distribution to k time x, where k इज नॉन जीरो रियल नंबर, है ना, k रियल नंबर तो है लेकिन नॉन जीरो है। ये थ्योरम है। बाकी रेशियो के लिए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सम डिफरेंस है ना, यहाँ डिफरेंस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और रेशियो है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्वियस है, ये प्रॉपर्टी है ना। ठीक, रिमार्क ये है एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई, है ना। एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट कन्वर्जेज टू एक्स, and yn is a random variable that converges in distribution to y. So the question is, will xn plus yn converge in distribution to x plus y? आप लोग को आइडिया है जिन लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, क्या हम ऐसा लिख सकता हूं यहां से कि जो xn प्लस yn है, देन कैन वी से कि xn प्लस yn विल कन्वर्ज टू x प्लस y? यस सर नो? आइडिया है? तुम लोगों ने पढ़े होंगे, एमएससी में पढ़े होंगे, या जो लोग पहले तैयारी की वो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। बोलो भाई, हाँ या ना? एक तो ऐसा लगता है पता सबको होगा लेकिन बताना कोई नहीं चाहता है ना, ऐसी चीज़ें हैं। सो
ठीक है ना। तो इसका आंसर नो है ना, क्योंकि मैं रिमार्क लिख रहा हूँ, इसका मतलब नो होगा। अगर थ्योरम होता तो मैं ऐसे ही यस लिख देता। सो ना, ये रिमार्क क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इट विल नॉट गारंटी। सो रिमार्क में ये है कि देन xn converges in distribution to x, yn converges in distribution to y, then xn plus yn may not converge in distribution to x plus y। मतलब गारंटी नहीं है, तो अगर गारंटी होता तो मैं थ्योरम लिखा होता। ठीक है। सो इफ एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, अगेन बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही है, सो इट विल नॉट गारंटी। दूसरा है अगेन एक्स एन माइनस वाई एन मे नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स माइनस वाई, यही चीज़ कॉपी हो जाएगी। सो इसमें दो बार लिखने का क्या मतलब, इसमें माइनस लगा देता हूँ। एक्स एन माइनस वाई एन मे नॉट कन्वर्ज टू एक्स माइनस वाई, यहाँ एक्स इंटू वाई कर दो, तो एक्स एन इंटू वाई एन मे नॉट कन्वर्ज टू एक्स इंटू वाई। ठीक है। एंड अगेन एक्स एन अपॉन वाई एन मे नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स अपॉन वाई। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब पर होता क्या है ना, जैसे मैं ये सब लिख रहा हूं, यही चीज आपके गेट एग्जाम में ऑप्शंस में लिखा रहेगा, यही सारी चीजें, तो आपको वहां पर ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है। मान लो यही ऑप्शन में लिखा आ जाएगा कि दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस वाई, तो आपको वहां ध्यान रखना है कि नहीं वो सही नहीं है ना। सो दैट इज नॉट ट्रू इन जनरल। अभी कब ट्रू होगा वो हम बात करेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली कब ट्रू होता है हालांकि दोबारा आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं लिख देता हूं जस्ट कि जैसे एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू के जब लिखते हैं कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल मींस डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। सो इट मींस, तो यहां पे ओके है, देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्स एन प्लस माइनस वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस माइनस के। आई थिंक यही इसी को बोलते हैं ना, स्लट्स की थ्योरम यही है। हालांकि बाद में लिखा दूंगा दोबारा मैं, अभी इन जनरल प्रॉपर्टी में लिखा देता हूं, फिर हम आते हैं आगे। सो एक्स एन इंटू वाई एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू के एक्स। तो ये रिजल्ट कब ट्रू है, जब कोई एक कांस्टेंट हो जाए, तो इनमें से कोई एक डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हो गया, देन ट्रू है। इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, but it is true when one of them is constant, one of them converges in distribution to degenerate random variable। तो यहां से आ जाएगा एक्स एन अपॉन वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स अपॉन वाई, तो वाई की जगह तो कांस्टेंट हो जाएगा के, या वाई एन अपॉन एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू के अपॉन एक्स। ठीक है। ठीक है। तो ये जो थ्योरम लिखा है एक्चुअली यही थ्योरम है स्लट्स की थ्योरम। ठीक है, इसी का नाम है। ठीक है। तो दिस इज द स्लट्स की थ्योरम। सो ये कब ट्रू होगा, जब x का एक्चुअली सपोर्ट 0 ना हो, तभी ट्रू होगा ना।
एक आता है थ्योरम जिसका नाम है कंटिन्यूटी थ्योरम, इसका नाम है कंटिन्यूटी थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसका कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, g is a continuous function, then g of xn converges in distribution to g of x, ठीक है। so gxn converges in distribution to g of x, और इनफैक्ट ये ट्रू होगा फॉर द कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, कन्वर्ट ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस सब में ट्रू होगा। किसी को डाउट है इसमें? तो ये सिंपल कुछ रिजल्ट्स था जो कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन जो कल हमने पढ़े थे उसके कुछ रिजल्ट्स हैं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। बाकी कल तो हमने वही 3 थ्योरम्स, दो एक डेफिनेशन 2 थ्योरम थे, और ये अभी कुछ थ्योरम्स और लिख रहे हैं हम लोग। सो ये कुछ रिजल्ट था, तो ये है ना कांस्टेंट के लिए दैट्स फाइन, इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू, बट अगर इनमें से एक भी डिजेनरेट हो गया ना तो ये ट्रू आ जाएगा, अगर इनमें से कोई एक भी डिजेनरेट हो गया तो ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक ये थ्योरम हो गया, एक भी कौन, इसी को स्लट्सकी थ्योरम नाम है, स्लट्सकी लेमा भी बोलते हैं ना, इसी को स्लट्सकी लेमा या थ्योरम है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये तो कंटिन्यूटी थ्योरम है। तो ये अभी ये इतनी स्टोरी थी कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्वेश्चन तो हमने कल सॉल्व किए ही थे, जो भी एग्जाम में आया था गेट में वो सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, ऐसे कुछ छूटा नहीं है, देख लेता हूँ फिर बाद में अगर होगा तो, ऐसे छूटा नहीं है, थ्योरम्स ऑलमोस्ट यही है। बाकी जब सारे कन्वर्जेंस पढ़ लेंगे तो इंटर रिलेशन तब हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी तो एक ही पढ़ा है हमने। तो देखो, तो लेट्स कम टू नेक्स्ट कन्वर्जेंस। तो अगला है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, और ये अभी दोबारा आएगा है ना। जो भी एस्टिमेटर Tn is an estimator, it converges in probability to a random to a parameter theta, then we say Tn is a consistent estimator of theta। तो ये चीज अभी रिपीट होगी जब हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पढ़ेंगे। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इसी डेफिनेशन पे डिफाइन किया गया है। सो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में क्या है, सो लेट xn है ना, ऐसा लिखो या जस्ट xn लिखो, और you write just xn be a sequence of random variables, ठीक। ठीक है, सो xn कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, जैसे an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। अब ये xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रैंडम वेरिएबल x, जैसे बोलते हैं an कन्वर्जेस टू अ नंबर l या स्मॉल a। इसका नोटेशन क्या है, इसका मतलब है दैट इज xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x। सो xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, पहले हम यहाँ d लिखते थे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो नाउ xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x if and only if for every epsilon more than 0, या यहां पे लिख देता हूं if and only if limit n tends to infinity probability mod xn minus x less than epsilon, this is 1 for all epsilon more than 0, या दूसरे वर्ड्स में इसी को लिखेंगे, so that is limit n tends to infinity probability mod xn minus x more than epsilon, this is 0 for all epsilon more than 0। so ये है डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ
कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ये डेफिनेशन है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। एक बार ढंग से पढ़ लो, 2-3 बार ढंग से ना पढ़ लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, वरना जो लोग ढंग से नहीं पढ़ते उनको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, उनको लगता है सेम ही है ना। तो आपको ढंग से देखोगे तो समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। सो xn converges in probability to x if and only if limit n tends to infinity probability mod xn minus x less than epsilon, this probability is 1 और मोर देन एप्सिलॉन पे 0 हो जाएगी। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। सो मान लो ऐसा है कि xn जो है हाँ वही है ना, जैसे पहला कलम लिखा था ना क्वेश्चन एक, तो xn इज बर्नौली 1/n एंड, तो क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे चेक करना है मान लो जैसे ऑप्शन मैं लिख दूं, अभी जैसे अभी के लिए जस्ट ऑप्शन बना देता हूं कि xn कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, xn converges in probability to 1, xn does not converge in probability to any random variable, और कल हमने ये प्रूव किया था कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो कल हमने आई थिंक ये प्रूव किया था, ये आया था 0 पे ही आया था ना। चेक करते हैं, रुको। तुम लोग ये बताओ पहले, ये तुम लोग ये चेक करके बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। कल हमने ये कराया था ना, आई थिंक मुझे याद है कल क्वेश्चन कराया था। तो एक बार चेक करके बताओ ये डी वाला ट्रू है कि फॉल्स। यहाँ लिखा हूं मैं xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, यस और नो, चेक करके बताओ। कल कराया था ये, ये ट्रू था ना, देखो। तो कल हमने ये सॉल्व किए थे, तो यहाँ से ये ओके है। अभी मुझे इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मैं मान लो पहला चेक करता हूं, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग xn कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हालांकि ये सब सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है एग्जाम में, वहाँ थ्योरम से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक, दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये है, ठीक है जी। तो ऐसा होगा, यही चेक करते हैं, यही डेफिनेशन लगाया मैंने। xn converges in probability to x if and only if limit n tends to infinity probability mod xn minus x less than epsilon is 1। ओके है। तो अब अगर आप इसको आगे प्रोसीड करें, चलो चेक करके देखते हैं क्या ऐसा आएगा। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इससे स्टार्ट करते हैं। नाउ ये जो LHS है यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
लिमिट है ना, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0 ऐसा होना चाहिए. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0 लेस देन एप्साइलॉन. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, इसको ओपन करो तो ये आएगा मॉड xn लेस देन एप्साइलॉन. उसको खोलोगे तो आएगा मॉड xn लेस देन एप्साइलॉन मोर देन माइनस एप्साइलॉन. अब बताओ, ये जो xn तो बर्नौली है, तो बर्नौली का सपोर्ट क्या होता है? बर्नौली का जो सपोर्ट है वो 0 1 होता है ना, कि प्रोबेबिलिटी एट 1 इज 1 बाई एन एंड प्रोबेबिलिटी एट 0 इज 1 माइनस 1 बाई एन. अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इसका, अगर मैं PMF यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, सो PMF ऑफ xn इज इक्वल टू x. तो ये जैसे 1 बाई एन होगा जब x 1 है, 1 माइनस 1 बाई एक्स जब x 0 है, यही है. सो 1 बाई एन व्हेन x इज 1 एंड 1 माइनस 1 बाई एन व्हेन x इज 0. तो सपोर्ट क्या है? 0 1 जस्ट. अब बताओ xn की कौन सी वैल्यू है जो हमेशा इस इंटरवल में आएगी, चाहे मैं एप्साइलॉन कोई भी ले लूं, फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0, है ना. सो 0 1 सपोर्ट में है, तो 0 विल ऑलवेज फॉल इनटू दिस इंटरवल, है ना. चाहे एप्साइलॉन आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो, चाहे एप्साइलॉन 1/1000 लो या जस्ट 1000 ले लो, है ना. सो एप्साइलॉन इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर. तो फॉर एनी एप्साइलॉन ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो उसमें 0 आएगी, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0. तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn की वैल्यू 0 होगी, है ना. यहाँ हम क्या लिखना है? फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0. चाहे मैं कोई भी एप्साइलॉन ले लूँ, 0 तो आएगा ही इसमें, है ना. या आप फिक्स कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में कितनी आ जाएगी, है ना. या आप अगर चाहो तो वैसे अगर ब्रेक करके लिखना चाहो कि नहीं, अगर एप्साइलॉन मेरा मान लो 1 से ज़्यादा है, तो 0 से 1 के बीच का अगर हम एप्साइलॉन लेते हैं तो 0 हमेशा आएगी. अगर एप्साइलॉन 1 से ज़्यादा लेते हैं तो 0 1 दोनों आ जाएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना. तो या तो मैं ऐसा समझूं, जैसे दो पार्ट में आप लिख सकते हैं इसको. एक तो ये है कि मैं इन जनरल फॉर एनी एप्साइलॉन लिखूं, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ओके, कि जब एप्साइलॉन को अगर हम 0 से 1 के बीच लेते हैं तो इसमें xn में सिर्फ 0 आएगी, और जब एप्साइलॉन हम 1 से इन्फिनिटी के बीच लेते हैं तो यहाँ 1 इंक्लूड कर दो, है ना. और यहाँ 1 से इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर लेते हैं तो इसका मतलब साइलेंट मान लो 2 ले लिया एग्जांपल के लिए, तो xn की वैल्यू कितनी है? -2 से +2. तो अब तो इसमें दोनों वैल्यू आ जाएगी, है ना, यही ना. सो दोनों वैल्यू आ जाएगी, तब भी ठीक है, वैसे भी सोच सकते हैं. तो इसका मतलब है कि xn की वैल्यू 0 और 1 दोनों सेटिस्फाई कर जाएगी अगर एप्साइलॉन हमने 1 से इन्फिनिटी के बीच ले लिया तो. ऐसा है. नाउ क्या होगा? दोनों केस में निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या आएगी. सो इसको आगे फर्दर अगर सॉल्व करो आप, सो क्या हो जाएगा? xn बराबर 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी? 1 माइनस 1 बाई एन. तो यहाँ रखोगे 1 माइनस 1 बाई एन. 0 1 दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो 0 1 दोनों को ऐड कर दोगे. 0 वाला 1 बाई एन, 1 वाला 1, मतलब 0 वाला 1 माइनस 1 बाई एन, 1 वाला 1 बाई एन, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 आ जाएगा. तो इन बोथ केसेस ये लिमिट किसके इक्वल आनी है? क्या ये 1 के इक्वल नहीं आएगी? चेक कीजिए, आएगी कि नहीं. सो मैं ये कह रहा हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये होगा 1 माइनस 1 बाई एन जब एप्साइलॉन अगर हम 0 से 1 के बीच लेते हैं, और ये जस्ट 1 ही हो जाएगा जब एप्साइलॉन मोर देन 1 लेते हैं. और इन दोनों केस में लिमिट कितनी आनी है? 1 ही आनी है. तो ये 1 आएगा फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0. और डेफिनेशन यही कहता है कि दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0. तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है जी. तो इसका मतलब है ये करेक्ट है. और इसमें चेक करके देखो आप, इसी तरीके से मुझे बताओ चेक करके कि इसका आंसर क्या आएगा. अभी जैसे बी वाला मुझे चेक करना है फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी. हालांकि चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे लिमिट यूनिक होती है कहाँ पे? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में आपने देखा था एवरी इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक. तो यहाँ भी ऐसे ही है
कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट मस्ट बी अ यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली ये तो गलत ही होना है, क्योंकि ये 0 पे कन्वर्ज है तो 1 पे कन्वर्ज नहीं कर सकती है ना। अगर कहीं सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन और सम डिस्ट्रीब्यूशन, तो दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज नहीं कर सकता वो। एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन या इन प्रोबेबिलिटी, कोई भी में कन्वर्ज कर रही है तो एक्स मस्ट हैव यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि एक्स के पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो वो यूनिक आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। ए और डी सही है। मैं कह रहा हूं जस्ट आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देखो कि ये कितनी आएगी। तो जब आप यहां से प्रोसीड करेंगे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, है ना। 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन में फिर क्या आएगा। अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 ले ले फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं एप्सिलॉन को जस्ट 1/2 ले लेता हूं, तो वहां से आ जाएगा एक्स एन की वैल्यू 1/2 से 3/2। तो इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, तो 1/2 1 वाली वैल्यू आएगी। 1 वाली वैल्यू क्या आएगी, तो 1 पे है 1/n, लिमिट कितनी हो जाएगी 0, लेकिन आना क्या चाहिए था 1। तो तुम ये चेक करोगे कि ये वैल्यू ना, मैं ये कहना जब सॉल्व करके देखो, ये प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। तो आप जानते हो ना 1 काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स। तो ये एप्सिलॉन बराबर 1/2 एक काउंटर एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कहता है कि अगर एक्सएन कन्वर्ज करेगी 1 पे तो एक्सएन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन को 1/2 रख लो तुम और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो 0 आएगी। लेकिन एक्सएन 1 पे कब कन्वर्ज करती, जब एक्सएन माइनस 1 लेस देन, दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। तो एप्सिलॉन को हाफ रख के देख लो, ये 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक्सएन डज नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1। जैसा मतलब प्रूफ थिंग है ना, ये प्रूफ करने के लिए। पूछो, किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछो, कुछ अगर क्वेरी हो इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल जस्ट बता दिया। तो ये है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन लगाने की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है ना के बराबर। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे। जैसे अभी मैं अगर बताऊं कि यहाँ पे थ्योरम जो आता है, एक तो थ्योरम है कि मान लो एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, तो इट विल गारंटी दैट एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। मैं रिमार्क में लिख देता हूं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। मतलब इफ एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, देन एक्स एन may not converge in probability to x। अच्छा, इसका काउंटर एग्जांपल क्या है, चलो एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, है ना। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं। अभी के लिए एक और थ्योरम लिख लो। बट ये कहता है कि अगर एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सम डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, xn converges in probability to degenerate random variable. Degenerate random variable means constant random variable. If and only if xn converges in probability to k, xn converges in probability to degenerate random variable. If and only if xn converges in distribution to k। तो यहां कन्वर्स ट्रू कब हो जाएगा, ये तो इन जनरल ट्रू है, इसका कन्वर्स ट्रू तभी हो सकता है जब x कोई डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हो। तो डीजेनरेट वाले में कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को इंप्लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है ना। तो यहां इफ एंड ओनली इफ लिखा गया बिकॉज कांस्टेंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो डीजेनरेट पे कन्वर्ज करेगी तो इफ एंड ओनली इफ। तो यहां पे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हमने अगर कल ये सॉल्व कर रखा है तो ये अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें थ्योरम पता है तो, है ना। तो थ्योरम यहाँ हेल्प करता है ना, कैलकुलेशन में चाहता है। अगर मुझे पता है कि एक्सएन कन्वर्ज करे इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, तो ये इफ एंड ओनली इफ है, तो इसका मतलब एक्सएन जरूर कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल्सो, इन प्रोबेबिलिटी टू ऑल्सो सेम कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल।
तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल ये जैसे कन्वर्ट कर रही थी दिस, तो यही गारंटी देगा ए की, तो हमें ए में डेफिनेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डी ऑप्शन हमने चेक कर रखा है ऑलरेडी, या ये चेक कर लेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ए को ट्रू होना पड़ेगा, तो ए और डी दोनों एक साथ ट्रू होगा या एक साथ फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरम कहता है ऐसा। तो दिस इज अ थ्योरम, इसमें ये रिलेशन है, तो बाकी ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, दिस इज द स्ट्रॉन्गर कंडीशन, दिस इज द वीकर कंडीशन, ठीक है। अच्छा, यहां तक ओके है। बाकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज अगर लिखूं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। सो यहां पे जैसे पहला थ्योरम लिख देता हूं। सो एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू वाई, ये आपको गिवन है। देन ये गारंटी देगा कि एक्स एन प्लस माइनस वाई एन विल श्योरली कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स प्लस माइनस वाई, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक्स एन इंटू वाई एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इंटू वाई। तीसरा, एक्स एन अपॉन वाई एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स अपॉन वाई। चौथा, वाई एन अपॉन एक्स एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू वाई अपॉन एक्स। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा थ्योरम, दूसरा ये थ्योरम है प्रीवियस जी, प्रीवियस सर वो पिछले पेज में जो रिमार्क लिखे है उसका हाँ एक काउंटर एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, काउंटर एग्जाम्पल। अच्छा, हाँ इसका ये रिमार्क 1 का। इसका जो काउंटर एग्जाम्पल है, बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल है, तो सर वो पेज यहाँ ठीक है। नॉन डिजेनरेट लेने कोई हो जाएगा, नॉन डिजेनरेट में हो जाएगा। जैसे जहाँ पे नॉन डिजेनरेट है कोई केस ले लो, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, मिल जाएगा, है एग्जाम्पल है बुक में बहुत सारा, अभी याद नहीं है मुझे, बट आई थिंक वो हो जाएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल पे कब जाता था, हमने देखा था ना, एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्ज कर रही थी कल, कौन एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्ज कर रही थी? सर एक्साइज जब यूनिफॉर्म होता है n into x ऑर्डर 1 एक्सपोनेंशियल में जाते हैं। हाँ, तो वही चेक कर लो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था ना, हाँ हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था, तो क्या वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेगी? चलो उसको ही चेक कर लो, सेम क्वेश्चन, चेक, वही एग्जांपल चेक करके देखो, वो ट्रू नहीं होगा, इट विज नॉट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था ना। हाँ सर, n into फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलो मैं एक थ्योरम से पहले एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन था, कल हमने देखा था कि x1 x2 xn वाज आईआईडी यूनिफॉर्म 01, तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये जो था हमारा, ये कहाँ कन्वर्ज किया था इन डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स कहाँ आया था? चलो मैं ऑप्शन बना देता हूँ, तो यहाँ आई थिंक था ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लोग है ना, तो 0 ये 1 पे जाएगा, चेक करो एक बारी। यही चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। ऐसे है एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एग्जाम में खुद ही पूछ लेगा ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे कन्वर्स ट्रू नहीं हुआ, फिर भी इसको चेक करके देखते हैं। चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिए जी, तो अभी डेफिनेशन ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में है तो हमें तो पता ही है ना, जैसे पहले वाले में इसमें कोई, उसमें बहुत बड़ी बात ये तो हमें पता है कि इफ एंड ओनली इफ होना है, बट ये चेक कर लो ऐसा है कि नहीं है, ठीक है।
हालांकि एक आसान सा एग्जांपल मेरे पास है और ठीक है, देखो फिर भी इसको भी चेक कर लो। तुम्हें पता है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जो CDF आएगा ये होगा 0 1 माइनस 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n 1। तो ये कब है? लेस देन 0 पे। ये कब है? जब 0 से 1 में है। ये कब है? मोर देन इक्वल टू 1 पे। इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दोगे ना, मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब 0 1, तो x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 पे ये डीजेनरेट एट 0 का CDF है। तो ये ट्रू है ना? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस ऑप्शन इज ट्रू। थ्योरम कहता है वो दोनों ट्रू होगा। सिमिलरली यू कैन चेक दिस ऑल्सो, ये भी ट्रू होगा। सो ये ट्रू होगा, है ना? ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये ट्रू आएगा। ओके, थर्ड वाला, थर्ड में क्या है? मुझे एन टाइम, ये तो कल हमने सॉल्व किया था, मैं बस वेरीफाई कर देता हूँ। तो एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF निकालता हूँ y वेरिएबल में। अभी मान लिया y है, ठीक है ना? तो आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन y बाई एन। तो इसका जो CDF निकल के आएगा 0 1 माइनस 1 माइनस वाई बाई एन की पावर n, यही ना? सो x जो है आपका लेस देन 0, बिटवीन 0 एंड 1, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो ये e की 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई हो जाएगी। तो सही कह रहे हैं ना? तो ये ओके है, दिस इज फाइन। यहाँ से जब लिमिट लगाओगे ना, तो ये 0 तो रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, जो कि एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि विल इट कन्वर्ज? तो अब नहीं बोल सकते इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ तब पॉसिबल होता है जब वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, तो ये इसको इंप्लाई नहीं कर सकता। अगर ये होता तो ये इसको इंप्लाई करेगा, बट इसको चेक करना पड़ेगा। अब xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x डज नॉट इंप्लाई xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x। मे और मे नॉट बी, ऐसे नहीं श्योरली बोलता है, मे और मे नॉट बी। तो इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे जी? तो अब आप निकालिए प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे उसके लिए? इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसको अभी तत्काल इसका नाम y रख देता हूँ, ठीक है? ये y है अभी के लिए, और ये yn था, दिस वाज yn दैट कन्वर्जेस। सो yn इज n टाइम दिस वाज ट्रू, ठीक है ना? तो इसको मैंने y रख दिया अभी नाम, और ये है yn, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मॉड n टाइम ये, ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना x में, तो yn मैंने इसका नाम रखा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन x। सो n टाइम दिस माइनस y लेस देन एप्साइलॉन। सो क्या ये 0 आएगा फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0? अब क्वेश्चन है ये कैसे निकालोगे? तो ये तो मुश्किल थोड़ी है। जैसे एक्स वाई का ज्वाइंट निकालना पड़ता, उसके लिए ज्वाइंट चाहिए ना मुझे, तो ज्वाइंट तो दिया नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है ना, उसके लिए ज्वाइंट चाहिए मुझे। क्योंकि x1 माइनस वाई का कैसे निकालोगे? सो यू नीड ज्वाइंट फॉर, बिना ज्वाइंट के कैसे आएगा? तो इसके लिए ज्वाइंट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, मैं दूसरा काउंटर एग्जांपल लिखता हूँ, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ज्वाइंट जब तक नहीं आएगा तो ये x माइनस वाई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? x माइनस वाई लेस देन 1, तो ये तभी निकाल पाओगे जब ज्वाइंट होगा या इंडिपेंडेंट दे रखा होगा। तो अभी इस ऑप्शन को मैं स्किप करता हूँ, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ। तो क्या n टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहाँ कन्वर्ज करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे nth तो 1 पे कन्वर्ज किया था, तो इसको चेक करो। तो जब आप CDF लिखते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, सो व्हेन यू विल राइट CDF ऑफ, अभी तो मैं डायरेक्टली चलो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का काम करता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा
n time nth order statistics less than equal to some t. So probability nth order statistics less than t by n. और nth order statistics, ये तो CDF nth order statistics का आ गया, तो ये क्या आता है, ये आता है 0 when x t लेस देन 0 होगा, जब t लेस देन 0, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF होता है एक्चुअल पॉपुलेशन का CDF की पावर n. तो यूनिफॉर्म 0-1 का CDF x है तो x की पावर n, लेकिन यहाँ वेरिएबल मेरा t बाई n है, तो मुझे लिखना होगा t बाई n की पावर n. लिमिट निकाल पाओगे? सो ये t बाई n की पावर n जब t की वैल्यू 0 से 1 में है, t बाई n 0 से 1 में है, सो t 0 से n में होगा, एंड 1 व्हेन t इज t बाई n मोर देन इक्वल टू 1. तो ये अभी के लिए है. लिमिट निकालो. n अप t तो 0 से n में है, तो 0 से बड़ा है. n की पावर n की लिमिट कितनी आती है n टेंस टू इन्फिनिटी पे? तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो आई थिंक ये 0 पे चली जाएगी, 0 से 1 के बीच वो हो जाएगा, एंड कोई फिक्स नंबर है 0 पे चली जाएगी, तो 0 0 0 पे जाएगा, और तो 0 पे जाएगा तो ये कन्वर्ज ही नहीं करेगी, तो इट विल नॉट कन्वर्ज टू, जैसे यहाँ लिख दिया एक्सपोनेंशियल 1, तो ये तो गलत होगा. दिस विल नॉट कन्वर्ज टू एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है ना. इवन ये कहीं कन्वर्ज ही नहीं करेगा. यहाँ t मोर देन n है, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा, 0 आ जाएगा. 0 आ जाएगा तो इट विल नॉट कन्वर्ज टू एनीवेयर, क्योंकि 0 CDF ही नहीं बनाएगा, इसीलिए. एनीवे, जो आपको काउंटर एग्जाम्पल चाहिए वो ये है, तो मैं लिख देता हूँ. इसका काउंटर एग्जाम्पल है ना, तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, तो एक डिस्क्रीट वाला ही लिख, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट चाहिए होगा. तो उसके लिए जैसे ये क्वेश्चन ले लो, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि लेट xn be a sequence of random variable and x be any other random variable and any random variable. अब आपको यहाँ दे रखा है ज्वाइंट, है ना. वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स. तो मुझे यहाँ क्या दिखाना है, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट इम्प्लाई, मे नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रही हो बट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज ना करे. सो ज्वाइंट ऐसा भी आ जाएगा जब हम PY यूज करेंगे ना गेट वुड का, उसमें ऐसे क्वेश्चन खुद ही मिल जाएंगे ऑप्शंस में. सो ज्वाइंट PMF ऑफ xn and x is given as, सो आपको कुछ ऐसा दे रखा है, देखिए. सो दे हैव गिवन, मान लो xn इज इक्वल टू t एंड अभी के लिए x इज इक्वल टू x. तो ये कह रहा है हाफ है व्हेन x और t, या बेटर xn कर देता है, स्मॉल xn, चलो t रहने दो. t और x जो है 0 1 या 1 0 है, एंड 0 अदरवाइज. ठीक है, यहाँ समझिए. अब आपसे पूछ रहा है, तो ये समझ पा रहे हो, इसको टेबल में भी लिख सकते हो. ये कुछ ऐसा है, यू कैन राइट, मान लो यहाँ xn है, यहाँ x है, xn की वैल्यू 0 1 होगी, 0 1 होगी. सो यू कैन राइट लाइक दिस. सो ये यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ 0 0 है. ये ज्वाइंट PMF है, तो टेबल के थ्रू भी लिख सकते थे. तो इसमें ऑप्शंस ये है, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, xn converges in probability to x, option xn converges in distribution to 0, xn converges in probability to 0. ये चेक कीजिए. तो ज्वाइंट से हम मार्जिनल निकाल सकते हैं ना, ज्वाइंट से वी कैन फाइंड द मार्जिनल्स. सो ज्वाइंट को यूज करके आप मार्जिनल फाइंड कीजिए. ये ज्वाइंट PMF मार्जिन हम तो इजीली निकाल सकते हैं. ये ज्वाइंट है ना, जैसे ज्वाइंट PMF, तो मार्जिनल जो आएगा क्या आएगा जी, xn इज इक्वल टू x कर देता हूं, या xn इज इक्वल टू t पे लिखना चाहो t ले लो वेरिएबल. तो क्या आएगा, जब ऐड करोगे तो हाफ हाफ आएगा, राइट. तो हाफ when t is 0 और 1.
तो क्या हो गया, तो बर्नौली हो गया, राइट। एक्स एन इज बर्नौली हाफ हो गया, ये हो गया ना 0 1। एंड जो x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालोगे वो भी हाफ हाफ ही आएगा, राइट। तो वो भी हाफ हाफ ही आएगा, तो t मतलब x लिख लो। तो इसका मतलब x भी बर्नौली हाफ ही है, मतलब डिजेनरेट, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मार्जिनल में। ओके, तो अभी क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल ऑफ x, मार्जिनल ऑफ x है ना, मार्जिनल ऑफ x। नाउ द क्वेश्चन इज, बताओ, अब सोच के बताओ, चेक करो एक बारी। तो मैं डेफिनेशन से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सी डी एफ ऑफ एक्स एन। चलो x पे निकालता हूं, तो बर्नौली का सी डी एफ क्या होता है, दिस यू नो, लिमिट, अभी तो n टेंस टू इंफिनिटी रखता हूं, सो लिमिट को एज इट इज कैरी कर रहा हूं, यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2, पहले तो होता है 0 when x लेस देन 0, हाफ when x बिटवीन 0 and 1, एंड 1 when x इज मोर देन इक्वल टू 1, राइट। और लिमिट लगाने से लगता है इसको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि n तो है ही नहीं, तो क्या ही चेंज आएगा इसमें, n कहीं दिख रहा है आपको, n तो है ही नहीं ना, इसमें तो कहीं n है ही नहीं ना, n तो है ही नहीं, तो इनको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये सेम ही आ जाएगा, 0 when x लेस देन 0, हाफ when x बिटवीन 0 and 1, 1 when x मोर देन इक्वल टू 1, एंड दिस इज सेम एज एक्चुअल सी डी एफ ऑफ x। तो यहाँ से हमने क्या दिखा है कि एक्स एन रैंडम वेरिएबल का सी डी एफ वही है जो x का सी डी एफ है। तो पहला तो ओके है, तो बर्नौली बर्नौली पे, तो इसका मतलब पहला ओके है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वर्स तो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही करेगी ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक, सिंपल। तो कन्वर्स कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगी। तो अगर ये x पे कन्वर्ट करिए, 0 पे कन्वर्ट नहीं करेगी, है ना, ये क्योंकि। अब आते हैं b और b एंड d ऑप्शन में, ये d था ना, b और d, क्या कर रखा है मैंने, ए बी सी डी में नंबरिंग गलत हो गया है, ए बी सी डी है ना, तो ये तो गलत होगा। अब मुझे b एंड d को चेक करना है, चलो b को चेक करते हैं। सो मेरे लिए तो पर्पस b का ही है ना, तो आपसे पूछा जाए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्साइलॉन। तो अभी के लिए एप्साइलॉन फिक्स कर देते हैं, मैंने कहा गलत प्रूफ करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है, तो मैं एप्साइलॉन को अभी हाफ फिक्स कर देता हूं। जरा बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कैन यू फाइंड। मैंने अभी एप्साइलॉन को हाफ रख लिया, डेफिनेशन कहता है फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0, ये प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए, क्या 1 आएगी, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तब खुद सोचो इसका सपोर्ट क्या है, एक्स एन और एक्स का 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 वैल्यू है यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो है ना, 2 तो अदरवाइज में, 2 वहाँ पे है। तो बताओ इसको सेटिस्फाई कौन कौन करेगी, विच वैल्यूज ऑफ x1 x2 विल सेटिस्फाई दिस, चेक करो भाई, जिनका डाउट हो बताओ। सर ओनली 0 0 सो 0 0 सिर्फ सेटिस्फाई करेगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी, तो 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 में सेटिस्फाई करेगी ना, हाँ सर 1 1 6 सो 0 1 0 0 एंड 1 1 दोनों ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ना है, दोनों अदरवाइज में चला जा रहा है ना, 0 आ रहा है, हाँ। दोनों अदरवाइज में ही है। सो इसका मतलब है कि यहाँ 0 0 और 0 1 वाला पेयर आएगा, 0 0 और 1 1 वाला पेयर आएगा, लेकिन इन दोनों पे प्रोबेबिलिटी तो 0 ही है, लेकिन आना क्या चाहिए था, क्योंकि मैंने लेस देन एप्सिलॉन लिया है तो 1 आना चाहिए था, 1 चाहिए, हाँ। तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है ना। तो हमने तो ये पढ़ा था कि अगर हम ऐसा लिखते एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, तो हमने तो अभी ये डेफिनेशन पढ़ा है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, दिस मस्ट बी 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, बट ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब है, और एक एप्सिलॉन फिक्स किया था तो 0 आ गया, बट फॉर एनी एप्सिलॉन इट शुड बी 1, चाहे एप्सिलॉन में कुछ भी ले लूँ आंसर 1 ही आना चाहिए था, बट हाफ लेने के बाद तो 0 आ गया, तो दिस मीन्स दिस इज फॉल्स, तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। अब ये चेक करके देखो जरा, ऐसा होगा
एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, क्या ऐसा होगा? यू चेक, डी वाला चेक करके बताओ तुम लोग। 0011 कैसे आया? हाँ देखिए, एक्स एन की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू है, एक्स एन की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक। एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब आपको चेक करना था कि इस इनइक्वालिटी को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। जैसे एक्स एन को 0 रखा, एक्स को 0 रखा, तो 0 माइनस 0 लेस देन हाफ ट्रू है, और 1 माइनस 1 0 लेस देन हाफ ट्रू है। तो इसीलिए 1 0, तो डिफरेंस 1 का आएगा, 1 लेस देन हाफ नो। तो इस तरह से 4 पॉसिबल वैल्यू था, चारों को पुट करके चेक किया। अब नेक्स्ट बताइए, डी ऑप्शन चेक कीजिए आप लोग, बाकी लोग डी ऑप्शन चेक कीजिए। अब बताइए क्या एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0? तो मॉड एक्स एन लेस देन हाफ, एप्सिलॉन को हाफ ही फिक्स कर लो अभी। सो मॉड एक्स एन लेस देन हाफ, तो मॉड एक्स एन लेस देन हाफ लोगे, 0 वाली आ जाएगी। 0 है प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ, तो 1 तो नहीं आएगी, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो सिर्फ ए सही है यहाँ पे। तो आपको काउंटर एग्जाम्पल चाहिए था। सो वी हैव वन सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, दैट डज नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। ये एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ना कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट गारंटी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, दिस इज वन एग्जाम्पल। सो ये एक एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट गारंटी दिस। अगर बी सही होता तो ए को ट्रू होने की गारंटी है। इफ बी ऑप्शन इज ट्रू देन ए मस्ट बी ट्रू बाय थ्योरम। चलिए, है ना। तो थोड़े और प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में ये है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल such that expectation of xn is some number k, limit n tends to infinity, and limit n tends to infinity variance of xn is 0, then ये sufficient condition है ना, वन वे थ्योरम है। then xn will surely converge in probability to k, and hence ये तो ऑब्वियस है कि xn हैज टू कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू k, है ना, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी में है तो इंप्लाई करेगी डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा, ठीक है। सो ये सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है, ये जस्ट यही ऑप्शंस बन के आ जाएगा। सो लेट xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, ये कंटिन्यूटी थ्योरम लिख रहा हूं फिर से, and g be a continuous function, g be a continuous function, then g of xn will converge in probability to gx, जिसको आप कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के टर्म में इसको आप बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। जिन लोगों ने कंसिस्टेंट पढ़ रखा होगा उन्होंने ये भी पढ़ रखा होगा, ये भी पढ़ रखा होगा, है ना। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये दोनों थ्योरम वैलिड है ना, क्योंकि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में जितने भी थ्योरम्स है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाला सारे वैलिड होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन ये होता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी थ्योरम इन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सो और थ्योरम लिखें, और ये है कि मान लो इसी में ऐड कर देता हूँ। सर वो जो ऊपर वाला जो थ्योरम है जी, तो xn follow Bernoulli in the previous example, xn follow Bernoulli 1 by n. In this case limit n tends to infinity, expectation xn equal to 1 by n equal to 0, वेरिएंस 0 होगा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ना वो एग्जांपल? कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? वेरिएंस 0 कैसे आ जाएगा? एक्सएन तो बर्नौली हाफ था, तो बर्नौली हाफ का मीन हाफ आएगा, यस, और वेरिएंस 1/4 आएगा। ओके 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 सर। तो ठीक है, यहाँ पे xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x एंड g be any continuous function, then gxn will converge in probability to gx। यही इन डिस्ट्रीब्यूशन भी था ये थ्योरम ट्रू।
अब जैसे ऐसा है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, एंड एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है ए एन जिसकी लिमिट एन टेंसिटिव ए है, एंड देर इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बी एन जिसकी लिमिट एन टेंसिटिव बी है, देन a n time x n plus b n will converge in probability to a time x plus b. ठीक है, तो a n x n plus b n converges in probability to a time x plus b. ओके, और भी थ्योरम्स हैं, देखो आगे। सो अच्छा, एक अभी आता हूँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे, जो थ्योरम है जिसका नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, शॉर्ट में आप लिखते हैं WLLN, है ना, ये थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो उसमें ये बोलता है कि लेट x1 x2 x3 डॉट 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 दिस बी IID sequence of, या be a sequence of IID random variable, be a sequence of IID random variables, ठीक है। So x1 x2 x3 dot 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 be a sequence of IID random variables, then ये थ्योरम गारंटी देता है कि जो सैंपल मीन है 1/n समेसन xi फ्रॉम 1 to n, जिसको हम लोग x बार कहते हैं, दिस कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ex। फर्दर ऑल्सो इसका एक्सटेंशन ये है कि 1/n समेसन xi स्क्वायर दिस कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ex स्क्वायर। मोर ओवर इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि 1/n समेसन xi की पावर r, rth मोमेंट इसको बोलते हैं, rth सैंपल मोमेंट will converge in probability to rth population moment for all r belongs to natural number, ठीक है। सो ये थ्योरम है, दिस इज कॉल्ड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex 1/n समेसन xi स्क्वायर। मोर ओवर ये सबके लिए ट्रू है, पावर r कुछ भी ले लो। सो rth सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू rth पॉपुलेशन मोमेंट। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। प्रूफ आप देखेंगे बुक में, अगर किसी बुक में देखेंगे तो वो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी से प्रूफ आ जाती है इजीली, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी लगाओगे प्रूफ आ जाएगी। कहीं भी आप प्रूफ देखेंगे इजी है इसका, तो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी से क्योंकि प्रूफ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हमें इसको यूज़ करना है। तो आपको इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिस विल कन्वर्ज टू दिस, है ना। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो ये जो थ्योरम है दिस इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। तो इस तरह से है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी तो हमने ये लिख लिया।
एक और थ्योरम लिख देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थ्योरम कहता है कि लेट एक्स एन कॉमा वाई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ, है ना, ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल्स, है ना, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स। और आगे ये कह रहा है सच दैट, कि बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, एंड एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू लेट्स से एक्स, देन, ठीक है। सो एक्स एन वाई एन सिक्वेंस ऑफ बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल है, एक्स एन माइनस वाई एन का जो डिफरेंस है, एक नया रैंडम वेरिएबल, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, डिफरेंस, और एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। तो सोचिए एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या लगता है वाई एन कहाँ कन्वर्ज करेगी ताकि डिफरेंस डिजेनरेट हो जाए? देन आप खुद सोचिए, थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो वो समझ आएगा, यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं ना। वाई एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू विच रैंडम वेरिएबल, ताकि डिफरेंस जीरो पे चला जाए, ऐसा कब हो सकता है? X. सो इट हैज टू बी एक्स, है ना। क्योंकि अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट करे इन डिस्ट्रीब्यूशन, सो वाई एन हैज टू कन्वर्ट टू एक्स ओनली, तभी तो डिफरेंस जीरो पे कन्वर्ट करेगी इन जनरल। तो यहाँ एक्स ही होगा, एक्स एक्स कॉमन है, आप देखिए, ठीक है। सो इट हैज टू कन्वर्ट टू एक्स ओनली। चलो एक दो क्वेश्चन मैं खुद ही करा देता हूँ, फिर हम बाकी पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि जो भी मान लो, कभी क्वेश्चन नंबर 1 ही बोल दो। तो आपके पास है कि एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आई आई डी, है ना। सो मान लो x1 x2 xn and dot 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 are IID random variables with distribution normal 0 1, ठीक। देन आपसे पूछ रहा है यहां पे, अच्छा यहां पे डिफाइन करो, लेट यू एन, इन्होंने डिफाइन किया है कि 1/√n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, and vn we define as 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, यू एन वी एन। तो पहला ऑप्शन है कि एक्स बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, ऑप्शन बी यू एन कन्वर्जेज in distribution to normal 0 1, Vn converges in distribution to 1,
UN अपॉन VN कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। बताइए। सर फर्स्ट वाला तो ट्रू है। है ना, यहाँ भी मैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ, क्योंकि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट हो जाता है कब, जब डी जनरेट पे कन्वर्ज कर रही है। तो 0 है ना, 0 और 1 तो डी जनरेट है, तो यहाँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी या कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन दे आर इक्विवेलेंट। हाँ, कौन कौन सा ट्रू है? सर फर्स्ट वाला ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड में तो आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा लो, है ना। फर्स्ट और थर्ड में सीधा सीधा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लग जाएगा, ये वाला थ्योरम, दिस ठीक है ना। ये तो एक्चुअली एवरेज लेना है, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। सो वी नो दैट एक्स बार कन्वर्जेस, जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज, है ना, ये कहता है ना कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स। इनफैक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन भी तो नंबर है ना, तो यही थ्योरम तुम चाहो तो इन डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगा सकते हो। ये जो हमने लिखे हैं, यू कैन फर्दर राइट इट एज, ये जो कह रहा है ये तो इसको भी इम्प्लाई कर रहा है ना, एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू ई एक्स। उसकी वजह क्या है, ई एक्स तो नंबर आएगा। यहाँ फर्दर जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी लगा हर जगह आप डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो 1/n समेसन xi की पावर r है, दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू e ऑफ x की पावर r, क्योंकि ये तो नंबर आना है और नंबर तो डिजनरेट होता है, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो ये प्रोबेबिलिटी में ex पे जाएगी, और x क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमारा था, हमारा तो नॉर्मल 0 1 था, x मतलब पॉपुलेशन जो गिवन है, तो ये तो 0 हो गया। जो vn है, vn तो यहाँ देखो vn क्या है, 1/n समेसन xi स्क्वायर, तो ये तो सैंपल मीन है, सैंपल मीन, सेकेंड सैंपल मीन है ना, सैंपल मीन ऑफ ऑर्डर 2, तो सेकेंड सैंपल मीन है, तो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स स्क्वायर, और इसका मीन तो 0 है, वेरिएंस 1 है, तो ई एक्स स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो सही बता रहे हो आप, है ना, ए और सी तो ऐसे ही ट्रू है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। व्हाट अबाउट बी एंड डी? सर बी ट्रू है। कैसे? Actually, sir, at first I check convergence in probability. हाँ, Even convergence in probability, then convergence in probability always imply convergence in distribution. यस, So expectation of un equal to 0 आ रहा है, अच्छा, and variance of un equal to 1 आ रहा है। हाँ, तो इससे क्या इम्प्लाई हो, तो थ्योरम कांस्टेंट के लिए था। ओके ओके। दैट थ्योरम वाज फॉर द कांस्टेंट। मीन 0 आएगा और वेरिएंस इन्फिनिटी आएगा, 0 नहीं आएगा। यूएन का वेरिएंस निकालोगे इन्फिनिटी आएगा, n/√n। सर हम लोग इधर CLT यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, CLT यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। हमने जो पढ़ लिया वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी कैन यूज सिंपली सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यस। सो वी कैन, अभी मैंने पहले तीसरे ऑप्शन के लिए क्या यूज़ किया, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। बी के लिए हम यूज़ करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सही बता रहे हैं आप। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या होता है, ये समेसन xi फ्रॉम 1 to n माइनस समेसन xi का मीन निकालो, ईच xi का मीन 0, तो समेसन xi का मीन 0 अपॉन समेसन xi का वेरिएंस निकालो, तो n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √n, and this will converge in distribution to normal 0 1 by central limit theorem।
तो ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसकी गारंटी दे रहा है. सो दिस गारंटी ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, दिस इज ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस इज ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. ठीक, तो यहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. अब आते हैं डी वाले ऑप्शन पे, बताइए. तो यहाँ से ये समझ आ गया कि जो UN है कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम. व्हाट अबाउट स्लट्स की लग जाएगा. जी, स्लट्स की लगा लीजिए. तो स्लट्स की से सिंपली हो जाएगा. सो नाउ UN कन्वर्जेस टू नॉर्मल 0 1 एंड VN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1, क्योंकि VN कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1 बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाई कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हो गया. और UN VN में कोई भी एक कांस्टेंट है तो आप सिंपली रेशियो ले सकते हैं. सो UN अपॉन VN विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 अपॉन 1, तो नॉर्मल 0 1 है ना. अभी Z बोल दो इसको चाहो तो अभी के लिए. तो यहाँ से अभी जैसे ये था तो इसको मैं बोल दूँ Z बोल देता हूँ, जहाँ पे Z है नॉर्मल 0 1 है ना. सो Z जब लिखते हैं तो Z वी टेक नॉर्मल 0 1, ये है. इनफैक्ट मैं इसको और एक्सटेंड करता तो UN प्लस VN विल कन्वर्ज इट डिस्ट्रीब्यूशन टू 1 प्लस Z. ठीक है, माइनस लूंगा तो 1 माइनस Z, नहीं उल्टा लिख दिया. तो Z प्लस माइनस 1 ना, Z UN तो Z पे जा रही थी ना, तो ये आ जाएगा इनफैक्ट. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ABCDEF अगर आपसे पूछ लेता कि UN इंटू VN कहाँ कन्वर्ज करेगी, सो दिस कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉन्स्टेंट पे जा रही है तो ये भी Z पे जाएगी. इनफैक्ट UN इंटू VN का डिस्ट्रीब्यूशन भी Z पे होगा, है ना. जहाँ पे Z जो हम लिख रहे हैं वेयर Z हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1. ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, नेट गेट में इस तरह आए भी खूब क्वेश्चन है इस तरह के. वही PYQs आप देखेंगे तो ऐसे मिलेंगे आपको. सर मेरा क्वेश्चन था जी UN convergence in distribution normal 0 1. Okay. जी जी जी. If I check UN converge or random variable. Okay, okay, sir. तो इन प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर रही है ना. तो इन प्रोबेबिलिटी वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. सो उसके लिए दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, है ना. ये है. ठीक है, अभी के लिए ये सब ट्रू है, ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो अगर ऐसा पूछा जाएगा देन इस तरह से आ जाएगा, है ना. सो ये भी ट्रू है एक्चुअली. चलिए कुछ PYQ से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर टाइम है ना हमारे पास, अभी टाइम है तो. और जबकि हमने नॉर्मल का कहीं कंडीशन यूज नहीं किया, यहाँ बस दे रखा होता कि दे आर IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1. जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि मैं अगर नॉर्मल 0 1 अपनी मर्जी से लिया हूँ, नॉर्मल 0 1 रिक्वायर्ड है ही नहीं. जस्ट मैं अगर ये लिखता कि दे आर IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1, है ना. दे आर IID रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, इतना ही तो यूज़ किया हमने. हमने नॉर्मल की प्रॉपर्टी कहीं पे यूज़ किया है नहीं, बस मीन वेरिएंस यूज़ किया है. तो अगर यहाँ नहीं भी दे रखा होता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट दे रखा होता कि दिस इज सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1, तो ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डायरेक्टली आ गया, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो. वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो. ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो दैट विल कन्वर्ज टू नॉर्मल इन डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे अगेन सेकेंड सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट इन प्रोबेबिलिटी फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है. और यहाँ भी स्लट्स की कोई डायरेक्टली लग जाता है, तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं. तो नॉर्मल का कोई ऐसा काम नहीं था, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो मीन 0 वेरिएंस 1 वाला, आंसर सेम ही रहेगा. ठीक है ना, तो ये सारे पार्ट सेम ही रहेंगे.
चलो एक और क्वेश्चन मान लो अगर लिखूं इसी तरीके से सेम टाइप के, तो क्या होगा? जैसे अभी के लिए मान लो ये है कि अब यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 x2 डॉट 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 दे आर IID नॉर्मल 01 एंड लेट, यहाँ मैंने UN डिफाइन किया कुछ ऐसा, तो लेट से UN आई डिफाइन x1 अपॉन x2 x3 अपॉन x4 x5 अपॉन x6 x2n माइनस 1 अपॉन x2n, ठीक, डिनोमिनेटर में इवन है वहाँ ऑड है। VN आई डिफाइन समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो देन आपको बताना है कि UN अपॉन VN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? UN इंटू VN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? आई थिंक UN अपॉन VN में प्रॉब्लम आएगा, है ना। सो अब इसकी बात करो, अभी मैं बात कर रहा हूँ 1/n टाइम VN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, ठीक है। एंड C ऑप्शन है वन बाई एन टाइम UN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन हटा सकते हो, इन प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ऐसे ही है क्योंकि इन डिस्ट्रीब्यूशन इज यहाँ इक्विवेलेंट होगा, तभी मैं प्रोबेबिलिटी लगा देता हूँ तो कि आपको समझने में आसानी हो। ट्राई कीजिए। सर B1C0। B1 1 क्यों होगा? क्योंकि EX स्क्वायर है ना। C में 0 क्यों आएगा? रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है? कोची कॉची का मीन कितना होता है? डज नॉट एग्जिस्ट और डज। हाँ लेकिन तो यहाँ थ्योरम फेल हो जाएगी। जो हमारा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सो ये तभी एप्लीकेबल है जब मीन एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा। सो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, प्रोवाइडेड, ये तब है, यहाँ साथ में एक अजम्पशन है, प्रोवाइडेड ये जो EX है, EX स्क्वायर है ना, इसके लिए पहला कंडीशन के लिए जरूरी है कि प्रोवाइडेड EX एग्जिस्ट, ठीक है ना।
यहाँ होगा प्रोवाइडेड, ये थ्योरम तभी वैलिड होगी जब हमें पता होगा, वरना थ्योरम विल नॉट से एनीथिंग, थ्योरम फेल्स। जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी है तभी एप्लीकेबल है जब मीन और वेरिएंस फाइनाइट है, तभी एप्लीकेबल है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी तभी एप्लीकेबल है जब मीन वेरिएंस फाइनाइट है। सो है ना, यहाँ होगा प्रोवाइडेड, तो आपका आंसर सही है। तो ये नहीं लगेगा, डेफिनेशन से आ जाएगा, अगर आप डेफिनेशन से करोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रोवाइडेड ई ऑफ एक्स की पावर आर इज फाइनाइट, ठीक है। तो क्या आएगा कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी, तो क्या बोला हमने, स्टैंडर्ड कॉची, ये कॉची जीरो, अच्छा कॉची तो ये तो वो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग T1 T2 है ना, मतलब T1 T2 T3 अभी के लिए मान लो ऐसा बोल दो, Y1 Y2 और Yn, टोटल n रैंडम वेरिएबल है। सो दिस विल कन्वर्स टू EY तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो EY एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर फेल हो जाएगा। बट आप डेफिनेशन से करके देखो, सो क्या होगा, डेफिनेशन से करोगे 0 आएगा, आएगा 0, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन नहीं हो गया, ओके। यहाँ पे तो अभी के लिए जहाँ तक मुझे लग रहा है UN अपॉन VN, तो VN तो कोई दिक्कत नहीं है, VN अपॉन N, अगर मैं UN अपॉन VN करूँ, दोनों को N से डिवाइड कर दूँ, इफ आई डिवाइड बाई N तो क्या होगा, इफ आई डिवाइड बाई N देन चेक कर लो, A और D ऑप्शन में आप N से डिवाइड कर दो और आप चेक करो क्या आएगा। कुछ बनेगा? सर डी वाले में भी अगर UN 0 पर कन्वर्ज कर रहा है तो फिर वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, कहाँ? डी वाले पार्ट में। नहीं नहीं नहीं, अगर n से डिवाइड कर देंगे देन। ओ N से नहीं, तो फिर उसमें दिक्कत है ना। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए कन्वर्ट, जी सेट्स जी, के लिए वो नॉन जीरो होना पड़ेगा। हाँ हाँ, तभी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। अभी के लिए हम बोल रहे हैं UN का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, UN का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, UN का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो UN का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कॉची में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉची, स्टैंडर्ड कॉची, स्टैंडर्ड कॉची, सब स्टैंडर्ड कॉची है ना, कितनी बार ऐड किए, n टाइम, तो सारे पैरामीटर इसका ऐड होता है। कॉची 0 1 होता है ना, तो ये 0n हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। ये आएगा कॉची 0n, UN का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, बट हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ट्राई करेंगे ना। सो क्या होगा, 1/n से अगर मैं डिवाइड करूं, ये देखो मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये जो सॉल्यूशन लिखूं इसका अगर मैं, तो UN माइनस 0 अपॉन इसका मीन वेरिएंस एग्जिस्ट करता नहीं है, बट आप डेफिनेशन से जाओगे ना, क्या हम CDF इसका लिख सकते हैं, CDF तो लिख सकते हैं, CDF में कोई दिक्कत थोड़ी है। सो अगर डेफिनेशन से जाओगे, सो व्हाट आई थिंक दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉची, स्टैंडर्ड कॉची 0 1, ठीक है। UN अपॉन N जो होगा डेफिनेशन से, या MGF निकाल सकते हैं क्या, हाँ इतना क्यों टेंशन लेना है, MGF से आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, एक और मैं आपको बता दूं तरीका, जैसे हम क्या लिखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ xn एट t इज इक्वल टू दिस, क्योंकि आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम का अगर प्रूफ देखोगे तो यहीं से आता है,
अगर किसी ने सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ देखा होगा आपने, तो वो प्रूफ करता है कि LHS RHS का MGF इक्वल है, अगर प्रूफ देखोगे आप तो. सो दिस इज implies xn converges in distribution to x, एंड इसका तो डेफिनेशन ही पता है आपको, ठीक है ना. इफ एंड ओनली इफ, ये तीनों इफ एंड ओनली इफ है, ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे. ये इफ एंड ओनली इफ है. तो यहां पे प्रूफ कैसे आएगा, आपको इसका MGF लिखना पड़ेगा. MGF, अच्छा फिर MGF भी तो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉची का MGF एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अगर ये वाला भी फेल हो गया तो इसका मतलब है, तो अगेन दूसरा रास्ता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जो कि हालांकि आपके सिलेबस में ऐसे लिखा नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को क्या लिखते हैं, CF लिख देता हूँ अभी के लिए. तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो एग्जिस्ट तो करता ही है. तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से जाओगे तब हो जाएगा. सो यहां से, क्योंकि देखो ये सब थ्योरम तब वैलिड है जब एग्जिस्ट करेगी. जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं कि MGF के लिए, तो MGF एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. सो दिस थ्योरम फेल्स, ये कुछ कंक्लूड नहीं करेगा. अगर कोई भी स्टेटमेंट वैलिड तभी है जब एग्जिस्ट कर रही है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है थ्योरम फेल्स, तो वो कुछ कंक्लूजन नहीं देगा. तो यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम हेयर. सेंट्रल लिमिट थ्योरम से या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से पिछले क्वेश्चन के हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट करना चाहिए कंक्लूड करने के लिए. तो यहां पे ये है कि आप ये दिखा पाओगे. यस, तो यहां से इफ एंड ओनली इफ xn converges in distribution to x, अगेन इफ एंड ओनली इफ वही चीज है. CDF की लिमिट ये आ जाएगी, है ना. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसीलिए आया है क्योंकि MGF समटाइम मे नॉट एग्जिस्ट, बट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट. तो इसीलिए ये यहां पे वर्क करेगा. तो इसका प्रूफ इस तरीके से आएगा. तो अभी के लिए मैं बता देता हूं जस्ट कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करोगे ना, इसका ये जो मैं कह रहा हूं, अगर आप फाइंड करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मैं CF लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ये जो UN है, अगर आप T पे फाइंड करोगे सो यू विल फाइंड कि ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कॉची 01 का आएगा. ठीक है ना. तो अभी के लिए मैं नाम देता हूं कुछ रैंडम वेरिएबल, लेट से समथिंग. तो मान लो अभी W है, W का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची है, अभी के लिए ये बोल देता हूँ कॉची 01. तो दिस विल बी दिस, इसका मतलब ये हो गया, दिस विल इम्प्लाई दैट ये जो UN है, आई थिंक UN अपॉन N, नॉट UN, है ना, UN अपॉन N. सो UN अपॉन N विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू W, ये आएगा. इसके लिए आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा. तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा. तो आई थिंक ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको सिलेबस में लिखा नहीं है, मैंने कराया भी नहीं है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन आ चुका है गेट में, तो उसके लिए ये आ जाएगा. और बाकी Vn अपॉन N तो कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Vn अपॉन N 1 पे. तो स्लट्सकी थ्योरम से लिमिट ले लो. सो W और ये 1/W चेक कर लो. और आपको पता होगा कि 1/W इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ W, होता है ना. तो कहने का मतलब है यहां भी W ही आएगा. सर D वाले में W कैसे होगा? क्योंकि X has, W has standard Cauchy random variable, then X and 1/X are identically distributed. मतलब W and 1/W has same distribution, that's why W is identically distributed with 1/W. इसका क्या आएगा, Vn आपका कहां पे जा रहा है, 1 पे ना, n से डिवाइड करने के बाद Vn अपॉन N 1 पे जाएगी. सो Vn अपॉन N 1 पे जा रही है ना, Vn अपॉन N, ठीक, क्योंकि नॉर्मल 0 1 है. और UN अपॉन N कहां पे जा रही है, W पे, तो 1/W का डिस्ट्रीब्यूशन W ही आएगा. तो इसमें 0 को इग्नोर करना पड़ेगा हम, है ना, वी हैव टू इग्नोर एट 0, बस ये है. तो 0, क्योंकि x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होती है, या बोलूँ सिंगल्टन सेट 0 का मेजर 0 है, तो इसलिए दैट कैन बी इग्नोर्ड, ये चीज़ है. सो ये होता है ना, इसीलिए. ठीक है, मतलब हालांकि मैं कह रहा हूँ 1/W होगा जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है W के साथ, ये चीज़ है. यहाँ W/1 था, तो W ओनली, ये 1/W जो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड W के साथ, तो इस तरह से आ जाएगा.
सर ट्रस्की थ्योरम में हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो न्यूमरेटर टर्म है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है और डिनोमिनेटर टर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहा हो, देन वो अप्लाई होगा? आई थिंक कंटिन्यूटी थ्योरम से हो जाएगा, लेकिन हम क्या 1/x इज कॉन्टिन्यूअस एट r-0 ऐसा बोल सकते हैं ना? ये जो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम है इस पे लगा सकते हैं ये वाला, लेकिन इसके लिए मुझे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेना पड़ेगा, तो g 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यही ना? तो मुझे r हाँ, तो मुझे r-0 पे बात करना पड़ेगा। सो इफ वी कंसीडर डोमेन एज r-0, हम 0 को इग्नोर कर देंगे डोमेन से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। जैसे मैं कॉची का पीडीएफ लिखूं -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी, 0 को इग्नोर कर दिया, 0 पे हटा देते हैं, तो ये लगा सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूटी थ्योरम लगाने जाएंगे तो फिर मतलब उसमें तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दोनों ही टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट करा तो होल्ड नहीं करता ना, मतलब स्लट्सकी थ्योरम एक को उसको कांस्टेंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ, तो एक को तो कांस्टेंट में जा रहा है ना, vn/n कांस्टेंट में जा रहा है ना। और वो टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो थ्योरम आपने जो पढ़े हैं वो तो हमने यहाँ लिखे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी थ्योरम से हो जाएगा। स्लट्सकी हालांकि जो थ्योरम लिखता है बुक वाले लोग वो नहीं लिखते, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, जैसे यहाँ पे ये तो लिख दिया था, लेकिन बुक वाले इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन ये होल्ड करेगा जब 0 नहीं होगी, उस पॉइंट पे होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा ड्यू टू कंटिन्यूटी थ्योरम, ठीक है। इफ स्लट्सकी में ये बुक वाले नहीं लिखते हैं तो इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी थ्योरम से आ जाएगा। यही है ना आपको जो याद है ये वाले पार्ट? आई सर थिंक वो स्लॉट मैं कह रहा हूँ gx को अगर हम 1/x कंसिडर करें और डोमेन को r-0 ले, इफ आई से मान लो अगर मैं ऐसा कंसिडर करूं कि gx इज कॉन्टिन्यूअस एट r-0, 0 को मैं डोमेन से बाहर कर दूं, तो क्योंकि वैसे भी 1/w 0 पे डिफाइन नहीं होगा, मे भी ऐसे देखना पड़ेगा है ना, जो आप कह रहे हैं शायद हो सकता है सही है। सो ये तो क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं, ये क्वेश्चन ऐसा कोई बुक में नहीं है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिया है मैंने ऐसा यहाँ पे, बाकी ऑप्शंस मैंने खुद ही बनाए, ये तो क्वेश्चन है। तो उसके लिए ना डी इन्वर्स कर सकते हैं क्या इसका, मतलब यूएन और मुझे लगता है करने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्स करने में जैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए है तो मुझे बस 0 को इग्नोर करना पड़ेगा, ये चीज़ है। बट वो हम डिस्ट्रीब्यूशन से 0 निकाल नहीं सकते ना, इग्नोर कैसे कर सकते हाँ निकाल, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे केसेस में, जैसे आप वैसा सोचेंगे तो यहाँ भी x2 0 हो सकता है, तो वैसे भी यूएंड भी डिफाइन नहीं होगा उस हिसाब से, तो हैं? हाँ है ना। लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं 0 को। सो वी आर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से अगर काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट को हटा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ से भी ये इसलिए डिफाइन किया गया है बिकॉज हमने यहाँ 0 को इग्नोर किया है, कि वी आर सेइंग दैट x2 इज नॉन जीरो, x4 इज नॉन जीरो, x6 इज नॉन जीरो, हालांकि वो नॉर्मल है। तो डिफाइन करने के लिए, या आप थ्योरम जानते हैं, अगर एक्स वाई अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो x/y कॉची है, तो यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि y 0 तो y 0 हो जाएगा, तो यहाँ y को 0 इग्नोर कर रहे हैं एक्चुअली, सो वी आर रिमूविंग 0 पॉइंट, ये है। पर अगर जैसे यूएन में x1/x2 अगर x2 0 भी हो जाएगा तो इन्फिनिटी पे जाएगा ना ये, तो फिर तो उस केस में हम बोल सकते हैं कहीं कन्वर्ज नहीं कर रही ना, तो फिर विल नॉट एग्जिस्ट। हाँ, उस केस में अगर डी जनरेट एट 0 हो गया, जैसे जो आप कह रहे हैं, अगर डी जनरेट एट 0 होता, फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर जैसे यही है ना, अगर ये डी जनरेट एट 0 हो जाता तो जाके फिर कहीं कन्वर्ज ही नहीं करता, नॉट डिफाइन हो जाता, फिर देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इट कन्वर्ज, वैसा है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जैसे w है, द 0 कैन बी इग्नोर्ड लाइक दिस, जैसे यहाँ पे 0 को इग्नोर किया गया है, ये जैसे आप थ्योरम में इग्नोर करते हैं कि x/y का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची है, तो वहाँ पे आप y बराबर 0 नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग, ये है, तो इसलिए 0 को इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक दैट विल बी फाइन, ये वर्क करना चाहिए। ओके ठीक है ना। ठीक है, तो अभी मैं आगे स्टॉप करता हूँ, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज तो मैंने ऐसी थ्योरी, स्लॉट की थ्योरम का पेज एक बार दिखाओ ना। जी। सो ये जो था इसमें मैंने एक कंडीशन हटा दिया, क्योंकि स्लट्स की बुक में पढ़ेंगे तो वो नहीं रखता है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करेगी बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। कॉन्टिन्यूटी थ्योरम की वजह से हम लोग उसको वैसा लिख सकते हैं। कहाँ गया स्लट्स की, ये रहा,
बुक में आप देखोगे तो यही 3 पार्ट लिखे होंगे वहां पे, बस किसी बुक में आप देखेंगे तो। सर आपको पर्सनली क्वेश्चन भेजा है मैंने, जी जी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट तो। इसे डाउट प्लस के लिए नहीं, मैंने सर भेजा अच्छा है। वैसे, तो अच्छा वो क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरम से हो जाएगा? देखते हैं। आप क्लास में, नेट क्लास में एक बार डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन। अच्छा तो अच्छा, सी ऑप्शन वाला जो कह रहे हैं, ये कौन सा हाँ वाला? सर, हाँ सर। हाँ हाँ, सी सी। वाले में प्रूफ देखना पड़ेगा, नहीं बाकी तो हमने गलत कर दिया था। हाँ सी का, ओके। जैसे अभी एक फॉर थ्योरम लिखा है ना आपने, हाँ हाँ हाँ, अगर एक्स एन माइनस वाई एन प्रोबेबिलिटी में 0 पे जाएगा। अच्छा ये वाला। हाँ 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 सर, मेरे को देख के समझ आया। एक्शन सीक्वेंस रैंडम वेरिएबल है। अच्छा तो यहाँ पे ये जो डी पार्ट आप कह रहे हैं ना, एक्शन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा था इसमें? वो दिखना पड़ेगा। नहीं हमने उस दिन क्या किया था, बी को सही कर दिया, लेकिन बी तो गलत था ना, हाँ हाँ, बी तो गलत था। और डी हो जाएगा। एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन प्रोबेबिलिटी, तो एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्जेस टू 0 इन प्रोबेबिलिटी, तो मॉड एक्स एन माइनस 0 इन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी विथ प्रोबेबिलिटी 1, विथ प्रोबेबिलिटी 1 कह रहा है, मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस कह रहा है। ये जो डी ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। आंसर की देख के बताता हूँ। नहीं इसमें आई थिंक आंसर सी होगा, शायद। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर, यहीं स्टॉप करता हूं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं।